सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। अभी क्या है टाइटल, आपने कोई चैप्टर निकाला, सबसे पहले आप उस टाइटल को पढ़ोगे ना चैप्टर के, कि भाई ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, हेड के बारे में बात करते हैं। मान लो मैंने कंपनी लॉ के अंदर मैं गया, कंपनी लॉ के अंदर चले गए और कंपनी लॉ में हाँ कंपनी लॉ के अंदर गए, कंपनी लॉ में आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको करवा रहा हूं, तो सबसे पहले आता है टाइटल। मान लो आपके पास कोई बुक है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूं। द लॉन्ग टाइटल इज टू सेट आउट एट द हेड ऑफ द स्टैट्यूट एंड गिव अ फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल पर्पस object scope of the act. It is now settled that the long title of the act is a part of the act and it is legitimate to use it for the purpose of interpreting the act as a whole. कि मतलब जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता कि भाई कंपनी लॉ मुझे पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटल होना चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 ये टाइटल है कि भाई ये कंपनीज एक्ट 2013 है, इस एक्ट के अंदर मैं सारा जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, कहां कहां एप्लीकेबल होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, किन किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है, मैं ये पढ़ने को इसको मिलेगा। तो इंटरनल एड में सबसे पहले आपको ये पता चलता है, इंटरनल सपोर्ट में सबसे पहले ये पता चलता है आपको, आप कोई बुक उठाओगे तो बुक में सबसे पहले आप टाइटल देखोगे कि इसका टाइटल क्या है, किस चीज की ये बुक है। समझ आ गई? पहला समझ आ गया टाइटल। आपको ये हेडिंग बड़ा ध्यान से पढ़ना है सारा, क्लियर है? दूसरी चीज आती है प्रियम्बल। पहला आता है इंटरनल एड में टाइटल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, दूसरा आता है सर रुक रुक कर आ रही है आपकी आवाज बहुत। अभी आ रही है? सही आ रही है? क्लियर आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ। सिमरन आपको कट कट के आ रही है? सौरभ मेरी आवाज आ रही है आपको? सर क्लियर आ रही है। ठीक है, शायद सिमरन की तरफ हो सकता है नेटवर्क इशू हो। नो इशू, चलो आगे बढ़े। सर अभी तो हाँ, ये दूसरा आपका बीच है, बीच में कटती है। कोई नहीं, जब ओके कटे कट हो रही है। जब कटे तो बता देना। अभी कट रही है? हाँ जी अभी कट रही है। शायद आपकी तरफ हो सकता है नेटवर्क इशू हो, क्योंकि सौरभ और मंशा को थोड़ी ठीक आ रही है मेरी वॉइस। इंटरनल सपोर्ट में पहला समझ आ गया। इंटरनल सपोर्ट में टाइटल, भाई आपको पता होना चाहिए कि टाइटल क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए इसका टाइटल कंपनीज एक्ट 2013 है। एग्जाम्पल के साथ ही लेके चलूंगा। अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ना है तो उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। कंपनी लॉ कौन सा है? ये कंपनीज एक्ट 2013 है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कंपनी लॉ पढ़ लो, हो सकता है आप कंपनी लॉ 1956 पढ़ लो, पुराना पढ़ लो, तो मतलब आपको टाइटल का पता होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे ना अच्छे से। अब कंपनी लॉ का मतलब पुराना कंपनी लॉ भी हो सकता है, तो प्रॉपर टाइटल भी होना चाहिए। दूसरा है प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल का मतलब होता है रीजन। आप ये क्या पढ़ रहे हो, कोई एक्ट पढ़ रहे हो आप, इसको पढ़ने का रीजन क्या है। प्रियम्बल आपको बताता है किस पर्पस के लिए आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, पूरी लाइट बताता है, यूजफुल लाइट। इट अफोर्ड यूजफुल लाइट हैड टू व्हाट अ statute intend to reach, and another that if an enactment is itself clear and unambiguous, no preamble can qualify or cut down the enactment. ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रियम्बल से आपको ये पता चलता है, अगर आपको कोई पता है आप साथ के साथ नोट करते रहो। प्रियम्बल आपको बताता है द रीजन, द ब्रीफ, इट इज अबाउट द ब्रीफ ऑफ द स्टैट्यूट। ये आपको ब्रीफ बताता है। कोई भी बुक आप खोलोगे उसके
स्टार्टिंग में प्रियम्बल आता है, जो आपको मॉड्यूल भी खोलोगे तो कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता रखा होगा स्टार्टिंग में, वो प्रियम्बल होता है, किस पर्पस के लिए ये एक्ट है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। थर्ड आता है आपके पास हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, हर एक, अब इंडेक्स बना होता है ना हमारे पास, इंडेक्स में प्रॉपरली चैप्टर के नाम लिखे होते हैं, प्रॉपरली हर एक चैप्टर के अंदर टाइटल होता है हर एक चैप्टर का। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। तो हर एक चैप्टर का एक टाइटल होना चाहिए, हर एक चैप्टर के अंदर हेडिंग्स होने चाहिए अलग अलग, ताकि आप क्या कर सको, आराम से इंटरप्रिटेशन कर सको। पहली 3 चीजें समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको ये हेडिंग पता होना बहुत जरूरी है, तभी बना पाओगे ना। आपसे अगर क्वेश्चन में आ गया 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द इंटरनल, और सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल अगर आएगा तो सीधा क्वेश्चन ही आएगा, व्हाट आर द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल या एक्सटर्नल में से कोई सा एक आ सकता है। क्लियर है? जी सर ठीक है। हाँ, इसको आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो अगर आपको प्रॉपर पता है कि क्या होता है, तो ये बिल्कुल जर्नल है, इसमें कुछ भी बस समझने वाली बात है, बाकी आप याद करके ये भी याद कर सकते हो या फिर अपनी लैंग्वेज में भी कुछ बना सकते हो। क्लियर है? जी सर। हाँ, फोर्थ पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन क्लोज। इंटरप्रिटेशन क्लोज के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हम हर एक चीज की हम डेफिनेशन, जैसे क्या है, हर एक चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस आती है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनकी डेफिनेशंस आती है। जैसे हमने पढ़ा शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रमोटर की डेफिनेशन क्या होती है, एलएलपी की डेफिनेशन क्या होती है। तो मतलब वो भी हेल्प करता है आपको समझने में, है ना। तो क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिनकी डेफिनेशंस भी बताई गई जाती हैं हर एक चैप्टर में। तो डेफिनेशन आपको हेल्प करती है पूरा अंडरस्टैंड करने में एक सब्जेक्ट मैटर को। क्लियर है? यस सर। जी पहले सर। पहले 4 पॉइंट में कोई समझ है, कोई डाउट हो किसी का तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा ना ऐसे, आप, मैं यहाँ पे इसमें समझने वाली चीज है, पढ़ाई तो एक इसमें तो नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें मेरा कुछ भी समझाने वाला नहीं है, मेरे को आपको जो मेन इसका करक्स है बताने का वो बता रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये तो आपको बाद में भी पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर्ली अच्छे से, है ना। लेकिन आपको सर जो सिर्फ बुक में है वो काफी डिटेल में है, उसको हम रीड करें फिर पूरा? देखो क्या है, एक बार जरूर करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं जी करना, एक बार देख लें। हाँ एक बार जरूर करना, लेकिन उसमें इतना ज्यादा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं है। अगर आपसे पूछे इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टडी मटेरियल में से पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा है आप लिख ही नहीं पाओगे, अगर आपको सारा लिखना पड़े तो टाइम वेस्ट होगा, आप उतना लिखो जो इंपॉर्टेंट है, इस चीज के नंबर मिलते हैं। समझ आ गई? ओके सर। हाँ, अब 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई आपकी ये चीजें होनी चाहिए। टाइटल लिखा, टाइटल को एक्सप्लेन किया, प्रियम्बल लिखा, प्रियम्बल को एक्सप्लेन किया, हेडिंग एंड टाइटल्स को एक्सप्लेन किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोजेस बताया और उसको एक्सप्लेन किया। ये आपके इंटरनल एड्स है। इंटरनल मतलब जो आपको बुक में ही हेल्प मिलती है, इंटरनल एड्स का मतलब लिख लो, इंटरप्रिटेशन में जो आपको बुक के अंदर ही, जो आपको एक्ट के अंदर ही हेल्प मिलती है। किसी भी बुक को समझने के लिए आप किस पे जाते हो, सबसे पहले बुक का टाइटल देखते हो, कवर पेज देखते हो, फिर उसका इंडेक्स देखते हो ताकि आपको समझ आए, है ना। हर एक चैप्टर का हेडिंग पढ़ते हो, हर एक चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो पैराग्राफ पढ़ते हो, है ना, डेफिनेशन पढ़ते हो, जो आपको हेल्प करते हैं समझने में। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ। जी सर।
बुक के अंदर प्रोवाइजो भी दिए होते हैं। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा आप में से प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट हाँ, तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी था। ठीक है, ओके। प्रोवाइजो का मतलब होता है कि भाई प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट एंड टू डील विद द केस which would otherwise fall within the general language of the main enactment and effect is confined to the case। प्रोवाइजो का मतलब होता है कि भाई एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट मतलब किसी भी मेन एक्ट के अंदर किसी चीज को छोड़ देना, वो होता है प्रोवाइजो। हो सकता है प्रोवाइजो हमेशा क्या होता है, कोई कंडीशन के साथ आता है। मान लो कि भाई आपको बोल दिया कि ये एक्ट इस चीज पे एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड दैट हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है जो कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, कंपनी लो के अंदर। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, यहाँ पे आपका प्रोवाइजो लग जाता है, एक्सेप्शन लग जाती है। अगर कहीं पे भी किसमें बनी है, कोई भी कंपनी आपकी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, तो फिर वहां पे स्पेशल एक्ट के क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन अगर आती है तो प्रिवेल करेगा। प्रोवाइजो हमेशा एक कंडीशन लगाता है, हमेशा या तो वो आपको कंडीशन के साथ एप्लीकेबिलिटी करता है किसी प्रोविजन की, या फिर वो उस प्रोविजन को एप्लीकेबल ही नहीं करता अपने ऊपर, तो वो होता है एक्सेप्शन होती है। लिख लो, प्रोवाइजो इज कॉल्ड एक्सेप्शन, इट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो हमेशा एक्सेप्शंस में आता है। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना, एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस होती हैं। प्रोवाइजो जब भी आता है, आप प्रोवाइजो का यूज एक्सेप्शंस के लिए लगाते हो। एक्सेप्शन मतलब जो जिसकी एप्लीकेबिलिटी, मान लो किसी सेक्शन की किसी दूसरे पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो उसको प्रोवाइजो में डालते हो, एक्सेप्शंस में डालते हो। या फिर टू डील विद द केस व्हिच वुड अदरवाइज फॉल, या फिर अगर किसी चीज की एप्लीकेबिलिटी आपको लगानी है तो आप सब्जेक्ट टू द कंडीशन के साथ लगाओगे। आप नोट कर लो साथ में, प्रोवाइजो मत exception of the law, proviso include any exception of the law, or applicability of the law subject to any conditions। अगर आप लिख लो साइड में, या तो ये एक्सेप्शन में यूज होता है, या फिर अगर आपको किसी कंडीशन के साथ लॉ को एप्लीकेबल करवाना है तो वहां पे प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट जहां भी लिखा होगा इट मींस या तो वो एक्सेप्शन बता रहा होगा या फिर वो कंडीशन बता रहा होगा। समझ आ गई प्रोवाइजो का? हाँ जी सर। हाँ, इलिस्ट्रेशन क्या होते हैं? इलिस्ट्रेशन मींस एग्जांपल। एग्जांपल कई बार सेक्शन के साथ इलिस्ट्रेशन आता है, कोई केस लो आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी में, हमने एग्जांपल पढ़ा था सुलेमान वर्सेस सुलेमान की केस स्टडी का, या ली एयर फार्मिंग का पढ़ा था, जिससे क्या बनता है और ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग आती है ना? तो वो भी कई बार सेक्शन के साथ इलिस्ट्रेशन भी दिए जाते हैं, एग्जांपल भी दिए जाते हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा आती है। एक्सप्लेनेशन, कई बार क्या होता है किसी सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, किसी सेक्शन के अंदर कोई ऐसा वर्ड आ गया, उसको बाद में सेक्शन के आगे एक्सप्लेनेशन में बता दिया जाता है कि भाई इस वर्ड का मीनिंग ये है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है ना? किसी वर्ड को एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है प्रॉपर्ली। हम जैसे एक्ट पढ़ते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं ना, उसके नीचे कई बार कोई टेक्निकल वर्ड आता है, एक्सप्लेनेशन। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर, ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल जैसे हमने चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा, चैप्टर नंबर सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? जी, है ना? हमने वो पढ़ा था ना, उसमें सेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 129 शेड्यूल 3 को रीड किया था, और उसमें हमने शेड्यूल 3 पढ़ा जी था। सर। और शेड्यूल होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, चीजें इतनी ज्यादा लेंथी होती है जो सेक्शन के अंदर हम अवॉइड करते हैं डालना, ताकि हमारा सेक्शन लेंथी ना हो, तो उसको कहाँ डाला जाता है? शेड्यूल के अंदर डाला जाता है। तो शेड्यूल 3 में हमने क्या पढ़ा था?
शेड्यूल 3 में क्या था, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस है ना, शीट प्रॉफिट वो सेक्शन के अंदर भी आ सकता था, वो चीज सेक्शन में भी आ सकती थी, लेकिन उसकी वजह से हमारा सेक्शन बहुत लंबा हो जाता ना। हाँ जी सर, आपने बताया भी था ये वाली बात। हाँ, तो क्या होता है, शेड्यूल का पर्पस क्या हाँ होता जी है, सर। कई बार चीजें इतनी लेंथी हो जाती हैं जिसको सेक्शन में ऐड करना, कई बार चीजें इतनी डिटेल में हो जाती हैं, शेड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, एक सेक्शन की पूरी डिटेल देते हैं, जो अगर हम, कई बार क्या होता है, हम किसी सेक्शन को अननेसेसरी लेंथी नहीं करना चाहते तो उसको अलग से शेड्यूल में डाल देते हैं, उस एक्स्ट्रा चीजों को शेड्यूल में डाल देते हैं, ताकि क्या हो, आराम से हमारा जो चीजें हैं वहां पे हम आराम से दिखा सके, हमारे सेक्शन में किसी तरह से कोई ऐसी चीज ना डरे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, तो हम उसको एज अ शेड्यूल में डाल देते हैं, सेक्शन को ज्यादा लेंथी ना करने की पर्पज से। समझ आ गई, इसको आपको समझना है, लिख लोगे आप अपनी लैंग्वेज में इसको। सौरभ समझ आ रही है ब्रदर मेरे? यस सर। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस। आप बताते हो, द फैक्ट दैट पार्लियामेंट हैज पास द प्रोविजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन गिवन सैंक्शन टू देम एंड दस दे आर वैलिड एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस। आप कई बार बताते हो, एक पूरी स्टेटमेंट देते हो, स्टेटमेंट किस तरह की देते हो, आप कोई भी जब लॉ पढ़ते हो, कोई भी लॉ स्टार्ट करते हो, लॉ स्टार्ट करने से पहले इंटरप्रिटेशंस आती है ना, और हमने पढ़ी भी थी, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजन भी पढ़ा था कि भाई किस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट में ये लॉ कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट कब दी, हम बताते हैं ना सारे फैक्टर, है ना। हमने हाँ जी सर। जब हमने कंपनी लॉ शुरू किया था, या कोई भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम मैंने बताया होगा आपको कि भाई ये लॉ इस पार्लियामेंट ने इस डेट पे पास किया, लोकसभा में ये तब पास हुआ, और प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट इस डेट पे दी। तो ये भी एक चीज होती है जिसमें हम स्टार्टिंग में बताते हैं, सो दैट कि हमें क्या हो, हमें प्रॉपर रीजन पता चले, हमें अप्रूवल्स का पता चले, हमें एक वैलिड क्या पता चले कि भाई ये एक वैलिड लॉ है, जिससे हम क्या कर सके, एक वैलिड इंटरप्रिटेशन कर सके कि भाई हाँ ये पार्लियामेंट का लॉ है, तो हम इस पे बिलीव कर सकते हैं, हम जो भी इसके अंदर लिखा है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये इंटरनल एड्स होती है, इंटरनल एड्स लिख लो, वो सपोर्ट होता है जो हमें इंटरनली मिलता है, जो हमें बुक को पढ़ने से ही मिलता है, बुक में दिया होता है, वो स्टार्टिंग में वो होता है इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट समझ आ गया? जी सर, आ गया। क्लियर है? कुछ होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार हमें लो को और ज्यादा समझने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट लेने पड़ते हैं, जो बुक के अंदर नहीं होते, बुक के बाहर होते हैं, कई बार हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले होता है इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट, पार्लियामेंट की हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। हमें यह देखना पड़ता है कि भाई अगर मान लो court is entitled to take into account such external and historical fact as may be necessary to understand the subject matter of the statute and to have regard to the surrounding circumstances which existed at the time of passing statute। जैसे क्या था, अब आप कह सकते हो कि सर जब कंपनी लॉ 1956 था तो नया कंपनी लॉ 2013 बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? हर एक एक्ट को बनाने का एक रीजन होता है ना, हर एक एक्ट को बनाने का एक रीजन होता है। ये पार्लियामेंट हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, कुछ सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक कोई भी एक्ट बनाया जाता है। कोई आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसका भी रीजन है, किस पर क्यों बनाया गया, क्या कारण था, या फिर कोई और एक्ट हो किसी भी तरह का, हर एक एक्ट को बनाने का एक रीजन होता है। ऐसे ही हमें हिस्टोरिकल पार्लियामेंट हिस्ट्री हमें बताती है कि इसको बनाने का ये हमें हेल्प करता है समझने में लोगों को। जैसे अगर मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 के आने का सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया, नहीं तो लॉ चलता रहता है। अगर
चीजें चेंज ना होती, कई बार क्या है, लो चलता रहता। कौन सा लो? कंपनी लो। कंपनी लो 1956 चलता रहता। अगर सत्यम स्कैम ना होता, अगर सत्यम स्कैम ना होता तो ये लो ऐसे ही चलता रहता। सत्यम स्कैम हुआ 2009 और 10 के अंदर। सत्यम स्कैम होने की वजह से पूरे का पूरा कंपनी लो चेंज हो गया। सत्यम तो सर स्कैम, स्कैम में हुआ क्या था? सत्यम स्कैम होने की वजह से मैं आपको बताऊं, उससे पहले कंपनी सेक्रेटरी जी को सर। कोई पूछता भी नहीं था। अगर आप 2010 में बात करूं या 2009 की मैं बात करूं, 2009 या 10 या 11, इससे पहले कंपनी सेक्रेटरी को कोई पूछता भी नहीं था। कोई कोई वैल्यू नहीं थी कोर्स की, कोई स्कोप नहीं था कोर्स का, कुछ भी नहीं था। लोगों को पता भी नहीं था कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता क्या है। ये कंपनी सेक्रेटरी के बारे में तब पता चला जब सत्यम का घोटाला हुआ, सत्यम स्कैम। अगर आज सत्यम कंपनी होती, अगर आज सत्यम कंपनी बड़ी अच्छे से काम कर रही होती, तो आज ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे सबसे नंबर 1 आईटी कंपनी जो थी वो सत्यम की कंपनी थी। पर क्या हुआ था, सत्यम के जो वो थे, रामलिंगम राजू नाम था उनका, जो सत्यम के फाउंडर थे, जो सत्यम के मालिक थे, रामलिंगम राजू। यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपको पढ़नी है, पूरा केस का अच्छे से डिटेल जानना है, यूट्यूब पे जाना। सत्यम स्कैम होने की वजह से ही पूरा कंपनी लॉ चेंज हो चुका था। सत्यम स्कैम होने की वजह से ही कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की वैल्यू बढ़ी। सत्यम स्कैम के बाद ही कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉ के अंदर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी, वो प्रोविजन आया कि भाई कंपनी, हर एक कंपनी से कंपनी के अंदर जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जरूरत है। नहीं तो उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, उससे पहले कोई भी इतनी वैल्यू नहीं थी। 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ था ये वाला, 13,000 करोड़ का। और सिर्फ किसकी वजह से? प्रॉपर डिस्क्लोजर ना देने की वजह से, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर चीजों को, प्रॉपर कंप्लायंस ना होने की वजह से, लॉ में कमियां होने की वजह से, तभी करके फिर कंपनी सेक्रेटरी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। कंपनी सेक्रेटरी को फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ये, अगर किसी भी कंपनी से, कंपनी के अंदर कंप्लायंस को देखना है, किसी भी, अगर फ्यूचर में किसी भी कंपनी में सत्यम जैसे घोटाले से बचना है, तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल इंपॉर्टेंट कर दिया जाए। तो यही रीजन था कंपनीज एक्ट 2013 आने का। पूरी डॉक्यूमेंट्री सत्यम स्कैम की आप यूट्यूब पे दे सकते हो, आपको सारा समझ आ जाएगा क्या हुआ था सत्यम स्कैम में। बट देखना जरूर, क्योंकि यही रीजन था जिसकी वजह से कंपनी सेक्रेटरी का रोल बढ़ा। तो हम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को जी सर। फायदा हुआ था सत्यम स्कैम होने की वजह से, क्योंकि रोल कंपनी सेक्रेटरी का बढ़ गया था। उसके बाद से फिर प्रॉपर रिकॉग्निशन कंपनी सेक्रेटरी को मिल गई थी। समझ आ गई? तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई पार्लियामेंट्री हिस्ट्री बताऊं मैं अगर आपको, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनीज एक्ट 2013 आने की, तो सबसे बड़ी जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस थी उसकी, वो थी सत्यम स्कैम। इसको पढ़ना, कंपनीज एक्ट को तीनों पढ़ना, तीनों अच्छे से देखना। यूट्यूब पे जब भी फ्री टाइम में सर्च करना सत्यम स्कैम, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था। आज तक का आईटी सेक्टर जी का सर। सबसे बड़ा घोटाला है। एक टाइम में इंडिया की सबसे नंबर 1 वर्ल्ड में टॉप में आने वाली कंपनी सत्यम, आज जिसका नाम तक भी नहीं है। आज सारे सर बंद होगी। महिंद्रा ने खरीद लिया था उसको, महिंद्रा टेक ने। ठीक है। हाँ, बट अगर होती, अगर ढंग से बिजनेस कर रही होती, अगर रामलिंगम राजू, पता क्या करता था वो वो क्या करता था, उसने अपने एम्प्लॉय के नाम से नकली अकाउंट क्रिएट किए हुए थे, लाखों लाखों की सैलरी वो घपलेबाजी कर करके।
नकली डॉक्यूमेंट बना के बैलेंस शीट में उसने नकली का बैलेंस दिखा रखा था, एक्चुअल में पैसा था ही नहीं। और ऐसा करके उसने लोगों से अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर रखा था, लोगों से भर भर के पैसा उठा रहा था, पब्लिक से शेयर इशू करके भर भर के पैसा उठा रहा था, बढ़ा चढ़ा के अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा रखा था, लोग इस बैलेंस शीट को देख के इन्वेस्ट कर रहे थे, और ऐसा कर करके रातों रात लोगों के 13,000 करोड़ रुपए का पैसा खत्म हो गया। वैसे तो टोटल ये बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन उस टाइम पे ऑडिटर तो चार्टेड अकाउंटेंट कहाँ थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में थे, ऑडिटर साथ में था। जो ऑडिटर थे वो साथ में थे। उनके ऑडिटर को बाद में क्या कर दिया गया था, उनके ऊपर केस हो गया था, उनकी मेंबरशिप चली गई थी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। पूरा केस है ये यूट्यूब के ऊपर। तब कहा गया था ना तो हम किसी ऑडिटर पे बिलीव करेंगे, गवर्नमेंट ने तब बोला था ना तो हम किसी ऑडिटर पे बिलीव करेंगे, ना हम किसी कंपनी पे बिलीव करेंगे, ना हम किसी डायरेक्टर पे बिलीव करेंगे, सिर्फ हम कंपनी सेक्रेटरी पे बिलीव करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर किसी भी कंपनी को अच्छे से चलाना है, देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, तो कंपनी सेक्रेटरी का होना हर एक कंपनी में जरूरी है। ये बोला गया था उस टाइम पे, तभी कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो गया, होना जरूरी हो गया था हर एक कंपनी के अंदर। समझ आ गई? जी सर। हाँ। हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, हिस्टोरिकल फैक्ट भी देखा जा सकता है किसी भी लॉ को समझने के लिए। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिनकी वजह से आप समझ सकते हो कि क्यों लॉ आया था, क्यों लॉ बना था, है ना? रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ कमेटी, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई लॉ बनता है ना, आप जब शुरू में जाओगे, आप अपनी स्टडी मटेरियल ओपन करना, शुरू में जाना, जब इंट्रोडक्शन की बात आती है उसमें कई कमेटी के नाम होंगे, बाबा कमेटी, पता नहीं कौन कौन सी कमेटी। लॉ जब भी बनता है, लॉ को बनाने के लिए पहले एक्सपर्ट की कमेटी को बिठाया जाता है, जो हर एक तरह से क्या करते हैं, लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, वो रिपोर्ट बना के फिर आगे सौंपते हैं। जो उनकी रिपोर्ट को भी आप रेफर कर सकते हो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लॉ को बनाते टाइम क्या क्या चीजें यूज की थी, किस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लॉ सारे का सारे कमेटी की रिपोर्ट पे बेस होता है ना? अगर आपको कोई चीज इस एक्ट के अंदर समझ नहीं आ रही तो आप दूसरे एक्ट में भी रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंस टू द अदर एक्ट। अगर आपको कई बार क्या होता है, मैंने आपको क्या, हम पीछे भी पढ़ते होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे थे, जैसे कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे गुड्स की डेफिनेशन में आपको पढ़ा रहा था कि गुड की डेफिनेशन क्या होती है। गुड की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था, किस में बता रहा था मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन? आपको ही बता रहा था ना, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन किसको बता रहा था? जी हाँ, मैंने मूवेबल गुड्स, मैंने गुड्स की डेफिनेशन बताई थी। हम पढ़ तो रहे थे कंपनी लॉ, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम शायद पढ़ रहे थे, वो पढ़ तो हम कंपनी लॉ के प्रोविजन रहे हैं, लेकिन हम रेफर कर रहे हैं कि गुड्स की जो डेफिनेशन है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बता रखी है। पढ़ तो हम कंपनी लॉ रहे हैं, उसमें हम स्टैंप ड्यूटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी के प्रोविजंस है वो इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर बता रहे हैं। तो कई बार किसी वर्ड को अगर हमें अच्छे से समझना हो तो हम दूसरे एक्ट को भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। जिसकी, मान लो कंपनी एक्ट में कुछ ऐसे वर्ड है जिसकी डेफिनेशन आपको कंपनी लॉ में नहीं पड़ेगी। मान लो आपको पूछा गया इनकम टैक्स की डेफिनेशन, अब इनकम टैक्स की डेफिनेशन आपको कंपनी लॉ में तो नहीं पड़ेगी। मान लो कंपनी लॉ में इनकम टैक्स आ गया, अब इनकम टैक्स की डेफिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, है ना? तो आप किसी वर्ड को समझने के लिए दूसरे एक्ट में भी जा सकते हो, दूसरे एक्ट में भी रेफरेंस देख सकते हो, जहां पे उसकी रेफरेंस दे रखी होगी। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, आगे आता है डिक्शनरी। कई बार आप डिक्शनरी को भी रेफर करते हो, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा। अब डिक्शनरी अलग अलग तरह की होती है, लीगल डिक्शनरी होती है, जर्नल डिक्शनरी होती है, ग्रामर की डिक्शनरी होती है, डॉक्टर की, मेडिकल की डिक्शनरी होती है। अलग अलग वर्ड के रिलेटेड अलग अलग प्रोफेशंस की अलग अलग डिक्शनरी होती है। कई बार आपको लॉ में वर्ड समझ नहीं आ रहा तो लीगल डिक्शनरी में जाके आप सर्च कर सकते हो इसका मीनिंग क्या है ना?
कई बार क्या होता है, हमारे मेजरली जो लॉ बने हैं वो फॉरेन से बेस्ड है। कई बार जैसे ये ली एयर फार्मिंग है, ली एयर फार्मिंग, सुलेमान वर्सेस सुलेमान, ये कौन है? ये सारे फॉरेन के लॉ तो हैं, इंडिया का कुछ भी नहीं है इसमें। तो कई बार हम फॉरेन के डिसीजन को भी लेके चलते हैं। फॉरेन में कोई केस लॉ हुआ, उससे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वो रबड़ वाली कंपनी थी कि जो एक कंपनी फ्रांस की थी, एक कंपनी जर्मनी की थी, दोनों आपस में दुश्मन थी। मैंने बताया था ना आप लोगों को, जहां पे एनिमी करेक्टर आ जाता है वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगती है। ये मैंने आपको बताया था। तो आप फॉरेन की डिसीजन भी रेफर कर सकते हो। हाँ, समझ आ गई क्या कह रहे हो? हाँ जी, कुछ कह रहे हो? सौरभ समझ आ रही है मेरे भाई? सिमरन, मंशा? यस सर। यस सर सर। आ रहा है सर। हाँ, खुश हो तुम लोग? जी सर। यस सर। चलो ठीक है। फ्री टाइम में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सत्यम स्कैम के बारे में जरूर डॉक्यूमेंट्री पढ़ना यूट्यूब पे, ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ, बिल्कुल। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेगी कि कहाँ से कंपनी सेक्रेटरी, कहाँ से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वर्ड। ये पहले सत्यम स्कैम से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ भी हुआ ही नहीं करता था, लोग फायदा उठाते थे। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो प्रोविजंस आया, जो कंपनी सेक्रेटरी का जो सेक्रेटेरियल का मजबूती आई, वो सत्यम स्कैम के बाद ही आई। पूरा ध्यान से सुनना सारी चीजें, एक एक चीज को समझना आपके लिए बहुत सही रहेगा, चीजें समझना, ठीक है ना? ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी। कई बार क्या होता है, स्टैच्यू आर इंटेंडेड टू अकॉर्ड विद द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कई बार कोई भी लॉ जो बनाया जाता है वो पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। सारे लॉ किसके अनुसार बनाए जाते हैं? जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो आपको कई बार स्टैट्यूट को अच्छे से समझना है, तो पब्लिक पॉलिसी का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कई बार क्या होता है, एक एक्ट की डबल डबल इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन मतलब एक एक्ट को पढ़ते समय हो सकता है दो मीनिंग निकले। भाई जो मीनिंग आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, आप उसे ही प्रेफरेंस देना हमेशा। समझ आ गई? तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट होता है इंटरप्रिटेशन करने का। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही लैंग्वेज लिख के पढ़नी है। आपको अगर समझ है, आप अपनी भाषा में भी बड़ा जबरदस्त वे में बना के लिख सकते हो। ये जर्नल है बिल्कुल, कुछ भी इसमें उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जर्नल है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। जो भी इसके अंदर मैंने बताया, जो भी चीजें हैं, बड़ा अच्छे से पढ़ना इसको। कोई डाउट आता है तो मुझे पूछना। बाकी इसमें इतना ही है। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जनरल कोर्स एक्ट 1897। ठीक है सर। आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पे तो सर इसके अंदर तो